ठिकानों पर हमला किया। वही तुर्की जो ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का लीडर बनना चाहता था, पूरी मुस्लिम कौम का लीडरशिप करना चाहता था। ही नहीं, तुर्की एर्दोगान चाचा ने तो नाम ही बदल दिया है। इजराइल क्यों हमला कर रहा है, मगर ये तुर्की क्यों हमला कर रहा है, ये तुर्की ही जाने। तो चलिए ग्रेटर इजराइल के बारे में हम लोग जानते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो आज हम बात करते हैं ग्रेटर इजराइल की। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरियाई लोग असद के पतन का जश्न मना रहे हैं, जबकि इजराइल और तुर्की ने सैन्य ठिकानों पर हमला किया। वही तुर्की जो ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का लीडर बनना चाहता था, पूरी मुस्लिम कौम का लीडरशिप करना चाहता था, आज वही तुर्की इजराइल के साथ एक मुस्लिम देश सीरिया पर हमला कर रहा है। तुर्की नहीं, तुर्की एर्दोगान चाचा ने तो नाम ही बदल दिया है। इजराइल क्यों हमला कर रहा है ये तो पता है, वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, मगर ये तुर्की क्यों हमला कर रहा है ये तुर्की ही जाने। तो चलिए ग्रेटर इजराइल के बारे में हम लोग जानते हैं। ग्रेटर इजराइल एक ऐसी विचारधारा है जो प्राचीन यहूदी धार्मिक और राजनीतिक धारणाओं पर आधारित है। इस कॉन्सेप्ट के तहत एक ऐसी इजराइल की कल्पना की जाती है जिसका क्षेत्र वर्तमान में इजराइल के अलावा पूरा पैलेस्टाइन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरबिया और तुर्की के कुछ हिस्सों तक फैला है। जैसे कि अखंड भारत की कल्पना हम लोग किया करते थे और अभी किया जा रहा है, जिसमें इंडिया के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार अखंड भारत में वैसा ही कुछ ग्रेटर इजराइल की कोशिश है। यहूदियों के पवित्र पुस्तक के जेनेसिस चैप्टर 15 के वर्ष 18 से 21 तक ग्रेटर इजराइल के बारे में मेंशन किया गया है। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्ष 18 कहता है कि ऑन द डे लॉर्ड मेड ए कॉन्वेंट विथ अब्राहम सेइंग, To your descendants I have given this land from the river of Egypt to the greater river Euphrates। जिसका अर्थ होता है उस दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ वाचा बंदी, और वाचा बंदी का मतलब होता है कि वादा बांधा, और कहा तेरे वंश को मैं ये देश देता हूं, मिस्र नदी से लेकर एफ्रेट्स नदी तक। अब इजराइल की नींव की तरफ हम लोग चलते हैं। इजराइल के बनने के पीछे हिटलर का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। हिटलर ने जर्मनी के साथ और यूरोप में लगभग 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था। ये ऑफिशियली न्यूज है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। उस समय तक इजराइल का नामो निशान नहीं था और यहूदियों का कोई भी अपना देश भी नहीं था। इजराइल बनने का मुख्य आधार यहूदी राष्ट्रवाद था, जिसे जियोनिज्म कहा जाता है। यह आंदोलन 19वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ, जब यहूदियों को विश्व के विभिन्न हिस्सों में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। जियोनिज्म का लक्ष्य यहूदियों के लिए एक ऐसी राज्य बनाने का था जहां पे सुरक्षित स्वतंत्रता जीवन जी सके। जियोनिज्म के जनक थे बेंजामिन थियोडोर हर्जल, जिन्होंने 1896 में यहूदी स्टेट नामक की पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की आवश्यकता पर जोर दी। 1897 में स्विट्जरलैंड के बेसेल शहर में पहली जियोनिज्म कांग्रेस आयोजित हुई, जहां यहूदियों के लिए पैलेस्टाइन में एक राष्ट्र बनाने का निर्णय किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने 1917 में बालफोर घोषणा जारी की, जिससे फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्र गृह की स्थापना का समर्थन किया गया। हालांकि बालफोर घोषणा पत्र में यह चेतावनी शामिल थी, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे कि पैलेस्टाइन में रह रहे गैर यहूदी समुदाय के नागरिक और धार्मिक पर कोई प्रभाव पड़े। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन एम्पायर टूट गया था, तब पैलेस्टाइन और उसके आसपास के एरिया ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। 1920-30 यूरोप में नाजीवाद का उदय हुआ। यहूदियों का सबसे बड़ा पैमाने पर फिलिस्तीन की ओर प्रवासन शुरू हो गया। 1917 से पहले पैलेस्टाइन में 9% ज्यूस थे, 1930 तक 27% ज्यूस हो गए। यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद की वजह से लाखों जीवस का कत्लेआम हुआ, जिसमें वर्ल्ड वार 2 के बाद जीविस का ब्रिटेन के द्वारा लाया गया। 1915 में जब वर्ल्ड वार 1 चल रहा था, तब ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे। ब्रिटेन यह बहुत ही चालाकी दिखाते हुए, या बोले तो धोखाधड़ी करते हुए, अरब रिवोल्यूशनरी को अपने साथ मिला लिया। ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ यह कहते हुए कि तुम हमें सपोर्ट करो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, तो हम तुम्हें पैलेस्टाइन का एरिया दे देंगे। अरब रिवोल्यूशनरी लड़ाई लड़ रहे थे ताकि वो यूनिफाइड अरब देश बना सके, जिसमें सीरिया से लेकर यमन तक एक यूनिफाइड अरब हो। दूसरी, ब्रिटिशर ने सेम प्रॉमिस ज्यूस के साथ कर लिया था कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम एक ज्यूस देश पैलेस्टाइन बनने में तुम्हारी मदद करेंगे। ब्रिटिशर ने यह वादा अमेरिकन और यूरोपियन ज्यूस को अपने पक्ष में लाने के लिए किया था। यही नहीं, ब्रिटिश ने फ्रांस से एक सीक्रेट अलायंस मतलब संधि कर ली थी कि ऑटोमन एम्पायर के गिरने के बाद पूरा साम्राज्य आधा बांट लेंगे। इस तरह पैलेस्टाइन का एरिया ब्रिटिशर के कंट्रोल में आ गया। फिर कई देशों से जीविस को एमिग्रेट करके पैलेस्टाइन में बसाया गया। इसके बाद जब जीविस और अरब मुस्लिम के बीच लड़ाई और कत्लेआम बढ़ गया, तो ब्रिटिशर्स ने इससे पर्दा झड़ते हुए पैलेस्टाइन और इजराइल को अपने हालात पे छोड़ दिया। पैलेस्टाइन की विभाजन योजना से, जिसे यूएन पार्टीशन प्लान के नाम से भी जाना जाता है,
1947 में लाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अरब और ज्यूइश समुदाय के बीच पैलेस्टाइन के एरिया का विभाजन करना था, जो लंबे समय से संघर्ष और विवाद का केंद्र था। 1945 के दशक तक पैलेस्टाइन की जनसंख्या में 70% अरब और 30% मतलब 30% ज्यूइश का आबादी था। इसके विपरीत 29 नवंबर 1974 को यूएन ने पैलेस्टाइन के 56% क्षेत्र यहूदी राज को दे दिया और 43% क्षेत्र अरब राज को दे दिया, और बाकी का 1% जो कि यरूशलेम और बेथलेहम को इंटरनेशनल कंट्रोल के तहत रख लिया। जिस तरह माउंटबेटन प्लान के तहत हिंदुस्तान को दोनों तरह से तोड़कर एक नहीं खत्म होने वाली, मतलब कि एक जो खत्म नहीं होने वाली लड़ाई को बीज बो दिया गया था, ठीक उसी प्रकार इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच ये जहरीला बीज बोया गया। यरूशलेम किसी एक को नहीं देकर इंटरनेशनल कंट्रोल में क्यों? यरूशलेम को इंटरनेशनल कंट्रोल में रखने का निर्णय 1947 में यूएन पैलेस्टाइन पार्टीशन प्लान के तहत लिया गया था। यह निर्णय इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था क्योंकि यरूशलेम एक हिस्टोरिकल, कल्चरल और रिलीजियस दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण शहर है। यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों ही धर्मों के लिए यरूशलेम एक विशेष धार्मिक महत्व था। यरूशलेम को इंटरनेशनल कंट्रोल में रखना एक ऐसा समाधान माना गया था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी एक समूह का इस पवित्र शहर पर वर्चस्व या अधिकार नहीं हो, सभी समुदाय का समान अधिकार हो। तो चलिए ज्यूइश के लिए क्या महत्व है देखते हैं। यरूशलेम यहूदी धर्म का सबसे पवित्र शहर है। यह सोलोमन का मंदिर, टेम्पल ऑफ सोलोमन, और बाद में दूसरा मंदिर का स्थान रहा जिसे यहूदी समुदाय पवित्र मानते हैं। वेस्टर्न वॉल यरूशलेम में स्थित है जो कि यहूदी धर्म के सबसे पवित्र स्थल में से एक है। अब हम बात करते हैं ईसाई की। ईसाई मान्यता के अनुसार इजराइल का यह स्थान जहां ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाया गया, तब यहीं पर वो 3 दिन बाद जी उठे। अब बात करते हैं इस्लाम की। यरूशलेम इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना के बाद यह वह स्थान है जहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज का सफर किया था। यरूशलेम में अल अस्का मस्जिद और डॉम ऑफ द रॉक स्थित है। मक्का से पहले मुस्लिम समुदाय अल अस्का मस्जिद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। 14 मई 1974 के दिन फाइनली इजराइल का निर्माण हुआ था। फर्स्ट अरब इजराइल वार और नकबा। 1948 का अरब इजराइल युद्ध मिडिल ईस्ट के राजनीतिक समीकरण को बदलने वाला युद्ध था। इजराइल की स्वतंत्रता घोषणा के बाद यह क्षेत्र संघर्ष और अस्थिरता का केंद्र बन गया। यह युद्ध न केवल अरब देश और इजराइल देशों के बीच हुआ, बल्कि यह यहूदी और फिलिस्तीन अरब समुदाय के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष का परिणाम था। यह युद्ध 3 फेज में हुआ था। जहां इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था, वहीं दूसरे ओर अरब देश अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे थे। 14 मई 1948 को इजराइल के लिए क्रिएशन हुआ जो कि अरब देशों को पसंद नहीं आया। जिस दिन इजराइल बना उसी दिन दोपहर के बाद यानी कि 14 मई 1948 को इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक जो कि सभी अरब देश थे, इन सब ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया चारों ओर से। इसमें पर्दे के पीछे से सऊदी अरबिया, यमन, लेबनान और सूडान भी शामिल थे। ज्यूइश इजराइल को किसी भी तरह से खोना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी तक इजराइल के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। उसकी जो सुरक्षा संगठन थी हगाना, इरगुन और लेही, उन्होंने शुरू में अरब का मुकाबला किया पर अफसर रहे और कई ज्यूइश की जान गंवानी पड़ी। झुकी इजराइल के पास किसी भी तरह की सेना नहीं थी, पर इमिग्रेशन के दौरान जो यहूदी वर्ल्ड वार 2 में लड़े थे वो इजराइल आ रहे थे हमेशा के लिए, और अपने साथ वर्ल्ड वार 2 में जो हथियार इस्तेमाल हुए थे वो भी साथ ला रहे थे, और ये सभी इजराइल के हगाना संगठन में शामिल होने लगे। मतलब कि अब हगाना संगठन जो एक सेना का रूप ले चुका था, और 26 मई 1948 को हगाना, इरगुन और लेही को एक करके इजराइल सेना में तब्दील कर दिया गया और इजराइल महिला पुरुष को सेना में शिक्षा लेना अनिवार्य कर दिया गया था। फेज 1 1948। पहला चरण में अरब सेना इजराइल के आक्रमण जोरों से शुरू कर दिया। इजिप्ट के पास अरब देशों में सबसे बड़ी सेना थी। इजिप्ट ने दक्षिण हिस्से से इजराइल पर हमला कर दिया और आगे बढ़ते हुए इजराइल की राजधानी तेल अवीव की ओर चल पड़ा। वही सीरिया और लेबनान उत्तरी हिस्से से आक्रमण शुरू कर दिया। जब तक इजिप्ट सेना जो एक साथ आती, उससे पहले ही दूसरा बम गिरा दिया गया और उससे तीसरी बार भी बम न गिर जाए यह सोचकर इजिप्ट आर्मी पीछे हट गया। और दूसरी ओर 18 जुलाई तक इजराइल के लेटरम फोर्ट के लिए जॉर्डन और इजराइल के बीच लगातार 2 महीने वार चला और जॉर्डन ने इस किले को जीत लिया और इजराइल को काफी नुकसान हुआ। वही 25 मई को ऊपर की ओर उत्तर की और इराकी सेना ने जेनिन और तुकाराम शहर पर कब्जा कर लिया। इजराइल के जवाबी हमले में इजराइल ने तुल करम को तो वापस जीत लिया, लेकिन जेनिन हार गया। इसी बीच यूएन ने शांति विराम लगाया ताकि खून खराबा ना हो और हथियारों का इस्तेमाल, हथियारों का आयात और सेना में संख्या बढ़ाने पर प्रतिबंध कर दी जाए। यूएन के दबाव में 11 जून 4 सप्ताह का संघर्ष विराम हुआ। इस दौरान इजरायली ने अपनी सेना को मजबूत किया और हथियार जुटाए। इस बीच यूएन ने शांति विराम लगाया ताकि खून खराबा ना हो और हथियारों का इस्तेमाल, हथियारों का आयात और सेना में संख्या बढ़ाने पर प्रतिबंध कर दी जाए। यूएन के दबाव में 11 जून को 4 सप्ताह का संघर्ष विराम हुआ। इस दौरान इजरायली ने अपनी सेना को मजबूत किया और हथियार जुटाए।
फेज 2। इजराइल ने अब अरब देशों पर जवाबी हमला शुरू कर दिया। लीडर और रामला में महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इजराइल सेना ने कब्जा कर लिया। बाद में लेट्रम किले को इजरायली सेना ने आजाद करवा दिया। अब इजराइल ने नॉर्थ फिलिस्तीन पर कब्जा करने का काम शुरू कर दिया। इसी बीच 18 जुलाई को यूएन ने दूसरा युद्ध विराम घोषित कर दिया कि कोई शांति समझौता हो। फेज 3। इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की सेनाओं को पीछे ढकेल दिया और साथ ही इजराइल ने मिस्र के सेनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया। 3 फेजों का जो युद्ध का जो परिणाम हुआ, वो पहला फेज जो था अरब के नाम हुआ, और दूसरा और तीसरा जो फेज हुआ उसमें इजराइल मजबूत रहे। जो दूसरे में इजराइल की जीत हुई और तीसरे में जो हुई पैलेस्टाइन पे कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया और अरब देशों को हरा दिया। अब हम बात करते हैं आगे। इस युद्ध में इजराइल ने अपने 6373 लोग, जबकि अरब देशों ने 12000 से 13000 लोग खोए। इजराइल ने फिलिस्तीन के बहुत सारी जगह पे कब्जा कर लिया, ये तो हम बताए आपको। इसी बीच नकबा हुआ। नकबा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तबाही, विनाश। सच में ये एक तबाही था, क्योंकि इस समय इजराइल फोर्स ने बेकसूर फिलिस्तीनी पर कत्लेआम करके उन्हें अपने ही घर में बेघर कर दिया। लगभग 7,50,000 फिलिस्तीनियों को अपने घर से भगा दिया गया और लगभग 400 गांवों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और फिलिस्तीनियों को अपने घर, अपना देश छोड़कर पड़ोसी देश में जैसे जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, मिस्र में शरण लेने को मजबूर कर दिया गया। इस दृश्य को फरहा मूवी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जो कि नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। आप इस फिल्म को जरूर देखें। इजराइल और अरब देशों के बीच बहुत सी लड़ाई हुई, जो कि इस वीडियो में बताना संभव नहीं है। मैं आप सब के लिए एक वीडियो 6 डेज वॉर, 6 दिन युद्ध जो कि अरब देश और इजराइल पर हुआ था, बना दूंगा। तो दोस्तों, अपने ग्रेटर इजराइल को समझा और इजराइल कैसे बना और क्यों बनाया गया, यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। तो आखिरी टॉपिक में हम देख लेते हैं कि ग्रेटर इजराइल का भविष्य क्या हो सकता है। महत्वपूर्ण राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के कारण ग्रेटर इजराइल के उभरने की संभावना बहुत ही कम है। हाँ, ग्रेटर इजराइल के उभरने की संभावना बहुत कम है, मगर असंभव नहीं है, क्योंकि हमने इतिहास के पन्ने पलटे तो यह समझा कि इजराइल ने अरब देशों को बहुत बार परेशान किया और हराया। और जिस तरह की वर्तमान स्थिति इजराइल और अरब देश में, उससे नहीं लगता कि ग्रेटर इजराइल असंभव है। जहां इजराइल ने लगभग पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया, लेबनान और सीरिया पर हमला शुरू कर दिया, उस वक्त अरब देशों में एकता नहीं दिख रही। अरब देशों ने OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को बना लिया। सब मुस्लिम देश एक साथ हैं, पर कोई भी फिलिस्तीन की मदद नहीं कर रहा है। सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उन पर अब हमला हो और सऊदी या UAE, ओमान और कतर जैसे देशों की तो बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब खुद की देश में व्यस्त है, पार्टी कर रहे हैं और बगल में फिलिस्तीन नहीं दिख रहा है। कोई भी देश इजराइल के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। अब इजराइल को रोकना है अत्याचार करने से, ग्रेटर इजराइल बनाने से। तो अरब संगठन जैसे हमास, हिजबुल्लाह, PIJ, अल-अक्सा मार्टर्स बिड्स, PFLP, अल-कायदा एंड ISIS, हौथीस, जिसमें अंसार अल्लाह जैसे संगठन ही रोक सकता है। HTS का मिजाज तो इजराइल के प्रति अभी नरम है, पर आगे चल के इजराइल की गले की हड्डी बन सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये संगठन जो अभी नाम लिए हैं ये अच्छा है, मगर इजराइल को रोकने के लिए इजराइल को यही रोक सकता है। डॉक्टर इसरार अहमद ने भी कहा है कि ग्रेटर इजराइल बनेगा, मगर हम और आपकी ये दुआ यही रहेगी कि ग्रेटर इजराइल ना बने। ग्रेटर इजराइल बनने के बाद अभी तो पैलेस्टीन की दिक्कत हो रही है, मगर जब ग्रेटर इजराइल बन जाएगी तो तमाम मुसलमान कंट्री जो उसके लिए भी संकट आ सकती है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो में हमारा कैसा बना। और आपको इस तरह की जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन